विश्वविद्यालय विद्यार्थी। सबसे पहले तो मिशन अभ्युदय के माध्यम से मुझे आप सभी के सामने अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। साथियों, APJ कलाम साहब की किताब है द विंग्स ऑफ फायर, और उसमें उन्होंने एक उनकी लाइन जो लिखी हुई है वो ये है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए लेते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सबसे पहले 3-4 बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात, अपने जीवन में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, IAS PCS या कोई भी परीक्षा है या कुछ भी, सबसे पहले एक चीज जरूर याद रखिएगा, आर्थिक तौर पे आपको हमेशा स्वावलंबी होना है। खास तौर पे ये मेरा अनुरोध है बच्चियों से, आपको हर हालत में आर्थिक तौर पे स्वावलंबी होना है। चाहे आप नौकरी करें या जो भी हो, आपको इस तरफ प्रयास करना है स्वावलंबी होना, क्योंकि अगर आप आर्थिक तौर पे आप इंडिपेंडेंट होंगे तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपका उत्पीड़न कर पाए। आर्थिक तौर पे आपने आपकी आजादी होनी चाहिए। दूसरी बात, अपने जीवन में हमेशा यह याद रखिएगा कि अनुशासन हर चीज की नींव है। चाहे आप अपने शिक्षा जीवन में, चाहे आप बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उसके बाद में आप नौकरी में, हर चीज की बुनियाद अनुशासन होगी। बुनियाद जितना मजबूत होगी उतनी ही अच्छी ऊपर खूबसूरत इमारत उसके ऊपर गढ़ी जाएगी। तो जीवन में हमेशा आपने अनुशासित रहना। कोई भी कार्य करना, अगर आपको लग रहा है कार्य मुश्किल है तो उसको प्लानिंग कर लीजिए कि हमने इसको कितने टाइम पीरियड में खत्म करना है। कितने टाइम पीरियड में अगर मैंने इसको खत्म करना है तो इसमें ये प्लानिंग में लेके चलूंगा या चलूंगी कि इस समय मैं ये पढ़ूंगा या ये इस चीज को लेके चलूंगा, उसके बाद मैं इसको रिवाइज करूंगा, फिर मैं इसको सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे, या कई लोग रात को जागते हैं 12-1 बजे, मैं उसको सोते समय या सुबह उठते वक्त एक बार उसको रिवाइज करूंगा। कोई भी चीज आपने बड़ा कार्य करना है, एक बहुत फेमस रूल होता है 5 मिनट रूल। 5 मिनट आपने बैठ के सोचना है प्लानिंग उसके बारे में कि 5 मिनट में आपने गढ़ लेना है अपने दिमाग में कि इसको मैंने इस तरह से लेके चलना है। 5 मिनट आपने उसी तरफ ध्यान देना है और किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देना। तीसरी बात, इच्छा शक्ति। इंसान अपने जीवन में वो कुछ कर सकता है जो वो चाहता है, कमी मात्र होती है इच्छा शक्ति की। जब आप लोग, अभी तो शायद 9th 10th में आप लोग होंगे, +1 +2 में होंगे, अभी आप ग्रेजुएशन, तो फिर जिन लोगों ने परीक्षा की तैयारी करनी उन्हीं को आपने बुलाना है। ठीक है। तो आप लोगों ने, इच्छा शक्ति से मेरा मतलब है कि आप लोगों ने अपने जीवन में अगर ये सोच लिया कि मैंने ये बनना है, ये मेरा जीवन में टारगेट है, तो उस टारगेट के लिए आप लोग ये मत कभी सोचिएगा कि मेरे पास संसाधनों का अभाव है। संसाधनों के अभाव में कभी भी अपने सपने को, कभी भी अपने जो भी जीवन में चाहते हैं उसे छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर होता है कि मुश्किलें आती हैं। अगर आप सबको ये लगे कि जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं या जो ये लोग क्लियर कर रहे हैं ये बहुत बड़े परिवार से होंगे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक टीचर का बेटा हूँ। मेरे भी मदर और जो भी अधिकारी इधर बैठे हैं सभी हम्बल बैकग्राउंड से हैं। तो जिलाधिकारी महोदय भी अभी आएंगे, वो भी हम्बल बैकग्राउंड से। तो ये एक तरह से बस दिमाग में फितूर होता है। और सबसे पहली बड़ी बात होती है कि आपके जो बड़े हैं उन्होंने आपके लिए सपना संजोआ है, बड़ों का आशीर्वाद होता है, उसके साथ ही आप लोग जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं उसको पा सकते हैं। इसके बाद जैसा कि डीडीओ साहब ने कहा कि तैयारी के लिए इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं तैयारी के लिए, जो IAS PCS परीक्षा, यही 2 परीक्षा के बारे में आपको बता सकता हूँ। सबसे पहली बात तो इन परीक्षाओं के लिए आपको अपना जो सामान्य ज्ञान है वो आपको काफी मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए नियमित तौर पर
आपको न्यूज़पेपर जो है अखबार आपको पढ़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोग इसमें डीमोटिवेट हो जाएं। हिंदी मीडियम से हैं तो हमारे साथ कई अधिकारी रहे हैं। पहले मैं आईपीएस में था, मेरे साथ कई आईपीएस में थे। सूरज सिंह हैं, कभी छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग है, वो आईपीएस हिंदी मीडियम से थे, उन्होंने टॉप किया था। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप डीमोटिवेट हो जाएं। आप हिंदी का कोई अखबार हो, जैसे दैनिक जागरण आपने अखबार है वो पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आप इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं तो आप उससे संबंधित अखबार हो गए, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, जो भी आप सोच सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपना सामान्य ज्ञान जो है वो मजबूत करना है। उसके लिए एक जो फंडामेंटल जो रूल है वो ये है कि हमेशा एक प्रशासक की तरह सोचिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचिए। उसका मतलब ये है, देखिए हमारे सामने क्या समस्या है, समस्या बताने वाले तो आपको सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन उस समस्या का क्या हल होगा। जरूरी नहीं कि हल हो, पर उस हल की तरफ ईमानदारी से कोशिश होनी चाहिए। ये आपकी सोच होनी चाहिए कि आपने अगर ये समस्या, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपका कौन सा गांव है, कि हमारा ये वाला गांव है, तो उस गांव में 5 समस्याएं मुझे बता दीजिए, 1 2 3 4 5 करके, ठीक है, वो कोई भी बता देगा। उन 5 समस्याओं का क्या हल होगा वो कोई भी बता पाएगा, क्योंकि लोगों की आदत होती है, लोग कंप्लेंट करते हैं, लेकिन उसका जो सोल्यूशन है वो उसके बारे में कम ही लोग सोच पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या उसके साथ ही न्यूज़पेपर के बिना भी आप जो भी सामान्य ज्ञान के लिए कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको इस थिंकिंग के साथ उसको पढ़ना है, इस थिंकिंग के साथ उसको लेना है कि अगर मान लो कल को मैं एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हूँ तो मेरे सामने ये समस्या आए तो इसका मैं क्या सोल्यूशन जो है, क्या हल होगा, उसकी तरफ मैं कैसे इसका हल निकाला जा सकता है, उसके लिए आपके दिमाग में आइडिया आने चाहिए। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, जो इसकी किताबें हैं वो किताबें तो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, किताबें वही रहती हैं, पॉलिटिक्स की, हिस्ट्री की, सोशियोलॉजी की, वो सब किताबें तो वही रहती हैं, रूटीन की किताबें हैं। एनसीईआरटी बेसिक होती है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है 6ठी से 12वीं तक, और पुरानी एनसीईआरटी जो आपको मिल जाएगी वो आपको पढ़नी होती है। और एनसीईआरटी भी आपको ऐसे पढ़नी होती है कि आपको कम से कम 10 15 20 बार पढ़नी होती है, क्योंकि एनसीईआरटी जो किताब लिखी गई है वो कई शिक्षाविदों द्वारा लिखी गई है, कई जो एकेडमिशियंस हैं उनके द्वारा लिखी गई है। अगर आप उसका तीसरा चौथा पन्ना जो होता है वो आप खोलेंगे, उसमें आप देखेंगे कि कई ऑथर्स ने इसको लिखा है, इस किताब को। तो उन लोगों ने जो बात लिखी है उसको, जो वो किताब बनती है, पतली होती है वो किताब, लेकिन उस किताब में ये है कि अगर आप उसको एक बार पढ़ेंगे, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे, हर बार आपको नई चीज उसमें से निकल के आएगी। तो एनसीईआरटी आपने पढ़नी है 6ठी से 12वीं तक की, उसके बाद जो रूटीन की किताब है वो आपको नेट में मिल जाएंगी। इसके बाद तीसरी और चौथी बात जो है, इसमें मैं आखिरी वाली बात पहले बताऊंगा, वो ये है कि अगर मान लीजिए एक बार में टेस्ट क्लियर नहीं होता है या एक बार में आपकी परीक्षा क्लियर नहीं होती, तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना। हम ये हिसाब लेके चलते हैं, अगर 1000 सीट है, 10 लाख बच्चा पेपर में बैठ रहा है, तो 1 लाख बच्चा उसमें क्लीन है। 1000 के मगर 1 लाख बच्चा क्लीन है। उन सबका उस 1000 सीट पे बराबर का अधिकार है। उनमें से किसका सिलेक्शन होना है, ये कहीं ना कहीं किस्मत पे भी होता है। तो डीमोटिवेट नहीं होना, ये एक बार में नहीं हुआ तो हम बिल्कुल हिम्मत हार के बैठ गए, ये काम नहीं। एक बार नहीं हो, दूसरी बार कोशिश करेंगे। जैसे गीता में लिखा है कि कर्म हमारे हाथ में, हम कर्म करेंगे, बाकी फल देना ना देना वो ऊपर वाले का। आप कर्म करिए, जो होगा ऊपर वाला देगा, आपके कर्म में कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगली चीज आती है प्रेजेंटेशन, कि हम किसी चीज को कैसे प्रेजेंट करते हैं, किसी चीज को किसी के सामने कैसे रखते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे मुख्य रोल जो होता है वो इसी चीज का होता है। जो मैंने आपको बताया कि 1 लाख बच्चा है जो क्रीम है और 1000 का सिलेक्शन होना है, तो 1 लाख में से 1000 कौन सा होगा, इसमें किस्मत के साथ साथ ज्यादातर योगदान इसका भी। आता सबको उतना ही है, उतना ही पढ़ा हुआ है, वही किताबें पढ़ी हैं, और जो कोचिंग लेते हैं वही कोचिंग इंस्टीट्यूट से होंगे, वो लोग 3 4 बार रिपीट कर चुके होंगे, लेकिन चीज को कैसे रखना है वो शायद उनको कहीं ना कहीं कमी हो।
चीज को रखने का क्या तरीका होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ये शायद आपको कहीं कोचिंग वगैरह में ना बताया जाए, तो इसको ध्यान से सुनिएगा बेटा। सबसे पहली चीज, आपसे कोई भी कुछ भी पूछे, एक चीज का ध्यान रखना है कि समय की हमेशा कमी होती है। 2, 2.5 घंटे 3 घंटे जितने समय का भी एग्जाम होता है, 2 घंटे 3 घंटे, हमेशा आप देखेंगे समय की कमी होती है। फिर क्या फोन बंद कर ले थोड़ी देर, तो वो जो पेपर डालते हैं, वो भी एग्जाम जो सेट करता है, वो इसी हिसाब से सेट करता है कि स्ट्रेस में हम बच्चा कैसा परफॉर्म कर पाता है, इसी हिसाब से पेपर को सेट किया जाता है। तो जब समय की कमी होती है तो उसको टैकल कैसे करते हैं? सबसे पहले तो प्रैक्टिस। जो भी पेपर होता है, मान लीजिए मेरा अक्टूबर में पेपर है, पीसीएस का भी मेरे ख्याल से यही पैटर्न होगा। एक मेंस के पेपर में जनरल स्टडी का पेपर होता है, फिर ऑप्शनल का पेपर होता है, ऐसे का होता है। तो उसी पैटर्न पे जो पेपर होता है, तो अब आप देखिए इसमें ऑप्शनल के आपके 2 पेपर हो गए, ऐसे का 1 पेपर हो गया, जनरल स्टडी के 4 पेपर हो गए, टोटल हो गया आपके पास 7 पेपर। ठीक है, 7 पेपर के हिसाब से आप लगा लीजिए, अगर सुबह शाम पेपर होगा तो आपका 3 दिन या 4 दिन कंटिन्यूस करेगा, क्योंकि बीच में वो भी होगा ऑप्शनल का पेपर, वो भी होगा जो हिंदी और इंग्लिश का कंपल्सरी पेपर होता है, वो भी होगा। तो 5-6 दिन लगातार पेपर चलता है। 5-6 दिन ये कहना आसान होता है, 5 दिन सुबह शाम तो लिखना है, तीसरे दिन थक जाता है इंसान, कोई भी थक जाता है। तो सबसे पहली चीज है प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? आपको कहीं कोचिंग के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली जाएंगे या लखनऊ जाएंगे या इलाहाबाद जाएंगे, आप घर बैठे कर सकते हैं। क्योंकि हमने किया है तो मैं कह सकता हूँ अपने तजर्बे से कि आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात, पुराने टेनियर जो है 10 साल जो पेपर आता है, पीसीएस का हो, आईएएस का हो, किसी प्रतियोगी परीक्षा का हो, बोर्ड नहीं का, उसमें जैसे मान लीजिए जनरल स्टडी का पेपर है या ऑप्शनल का आपके पेपर है, आपने दिन बांट लेने हैं। मान लीजिए अक्टूबर में मेरा मेंस है और मेरा प्रीलिम्स जो है वो मई में मैंने प्रीलिम्स अपना दे दिया। पहली बात तो प्रीलिम्स का रिजल्ट क्या होगा, उस आधार पे आपने ये नहीं करना कि 1 महीने का रिजल्ट आएगा, 1 महीना मैं आराम कर लेता हूँ या आराम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तैयारी करूँगी। अगर आप ऐसा करेंगे 1 महीना आप पीछे रहेंगे बात। ठीक है, पहले तो दिमाग में ये बात नहीं आनी। जैसे प्रीलिम्स खत्म हुआ, आप 1-2 दिन आपने रेस्ट करना है, कर लो, उसके बाद आप अपना आगे के लिए लग जाओ। सबसे पहले तो आप अपना दिन बांट लें। प्रैक्टिस का मतलब है रिटन प्रैक्टिस। आप अपना दिन बांट लें। जैसे आपका ऑप्शनल का पेपर है, आप ये बांट लीजिए कि आपके पास हफ्ते में 7 दिन है। आपने संडे को एसए की प्रैक्टिस की। एसए का टॉपिक कहाँ से आएगा? पुराना भाई 10 साल, उसमें से कोई एक उठा लो, उस पे एसए लिखो। ठीक है, फिर जो आपने एसए लिखना है, अगर आपको एग्जाम में 2 घंटे मिलते हैं उसको लिखने के लिए, आपने उसको 1.5 घंटे में लिखना है। आपने उसको आधा घंटा कम करके, अपनी घड़ी में आधा घंटा कम करके उसको लिखना है। अगर आप 1.5 घंटे में प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम में 2 घंटे में पूरा कर पाएंगे। उसके अगले दिन आपने संडे को ऐसे लिख लिया, जैसे ऐसे की प्रैक्टिस आपने संडे को कर ली। दूसरी बात, जो भी आप लिखते हो, अब सबसे बड़ा इवैल्यूएटर आपका आप खुद है। अगर आपको ये लगे कि ये मेरा इनको लगे कि ये मेरा अच्छा टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो ये गलत है। अपना सबसे बड़ा इवैल्यूएटर मैं खुद हूं। तो आपने जो लिखा उसको खुद से पढ़ो। एक बार 10-15 पेज जितने भी आपने लिखे हैं उसको पढ़ो। एक बार पढ़ोगे आपको दिख जाएगा इसमें कमियां क्या है। कमियां कैसे दिखेंगी आपको? आप ऐसे पढ़ने लगोगे, आपको लगेगा कि भाई इसको जो भी पढ़ेगा सामने वाला उसको बोरिंग लगेगा, इंटरेस्ट नहीं बनेगा उसका, या आपको लगेगा कि इसमें फ्लो नहीं। फ्लो होता है बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। एक चीज से हम ए पॉइंट से चले हैं, बी पॉइंट तक पहुंचे। 1-2 बार आप करेंगे तो आपका ये पक्का हो जाएगा। दूसरे दिन आप रखिए मंडे को कि आपके जनरल स्टडीज का
आपने सुबह पुराना जो जनरल स्टडी है वो उठाया पेपर, उसको आपने सॉल्व किया। 3 घंटे आपको एग्जाम में मिलेंगे, आप 2.5 घंटे में सॉल्व कीजिए। इसी तरह से शाम को ट्यूसडे को आप कीजिए जनरल स्टडी के बाकी जो 2 पेपर बचे होते हैं, और वेडनेसडे को आप कीजिए अपना लिटरेचर का ऑप्शनल का जो भी आपका ऑप्शनल हो। तो आपने संडे से लेकर वेडनेसडे तक प्रैक्टिस की। मंडे को जो आपने पेपर किया उसको आपने ट्यूसडे की मॉर्निंग में उठ के उसको खुद पढ़ना है। ट्यूसडे में जो आपने पेपर किया सुबह 9 से 12 और 2 से 5 का टाइम मिलता है, आपने 9 से 11:30 और 2 से 4:30 बजे तक का टाइम लिया। जो किया उसको आपने अगली सुबह चेक किया। आपने संडे से लेकर वेडनेसडे तक आपने प्रैक्टिस की। अब आपके पास बचते हैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 3 दिन आपने पढ़ाई करनी है। बाकी जो टाइम आपके पास बचता है पेपर करने के बाद वो भी आपने स्टडी करनी है, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपके पास पूरा फ्री है अपनी स्टडी के लिए। ये आप 2 महीने ऐसे कर लेंगे, आपकी रिटन प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि जब पेपर आपके सामने आएगा आपको घबराहट कैसे होती है। 25 क्वेश्चन आएंगे, जैसे 25 क्वेश्चनों को लोग इतना घबरा जाते हैं मौके पे, समय नहीं होता। वो 25 में से 20 को हल करेंगे, 5 को छू भी नहीं पाएंगे। आपकी रिटन प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आप 25 से 25 करें और क्वालिटी से करें। मान लो आपको 25 में से 2-3 नहीं आते, आपने उसको लिखा है, कुछ ना कुछ आंसर में लिखा है, आपको 2-3 नंबर तो मिलेंगे, और एक नंबर पे 10-10 बच्चे होते हैं। ठीक है, पहली बात। इसके बिना जो आपने अब आंसर लिखा उसमें सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है उसकी 2-3 लाइन मेंशन कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकली आपके पास सोचने का समय नहीं होगा ज्यादा। 2-3 लाइन मेंशन कीजिए। उसके बाद जो चीज आपसे पूछी गई है, फैक्ट, फिगर और एग्जाम्पल, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जिसके आधार पे आपने अपनी बात बतानी है। नहीं तो देखें, मतलब हवाई किले कोई भी बना सकता है। आपने कोई भी बात कहनी है, उस बात का तर्क हो और ठोस हो, सामने जो भी आदमी उसे देखे उसे लगे कि हाँ इसमें जो लिखा है इसमें सच्चाई है। वो कैसे लगेगा उसको? अगर आप उसमें फैक्ट मेंशन करते हैं कि इतने परसेंटेज था और इतने परसेंटेज अभी हो चुका है। अगर आप उसमें मेंशन करते हैं कि एग्जाम्पल, ये चीजें आपको कहां से मिलेंगी? न्यूज़पेपर से मिलेंगी, सर्वे से मिलेगी, इकोनॉमिक सर्वे आता है बजट से पहले, बजट में मिलेंगी। तो आपने इस आधार पे उसका आंसर लिखना है। पहले आपने जो क्वेश्चन आया उसका थोड़ा मेंशन कर दिया 2-3 लाइन में, फिर आपने मेंशन कर दिया जो पूछा गया है उसके बारे में। तीसरा सबसे जरूरी बात, वे फॉरवर्ड, सॉल्यूशन। जो भी आपसे पूछा गया है उसका हल क्या है। ऊपर वाली राम कहानी जो है ये सब लिख देंगे। ये तीसरी चीज जो है ये आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगी। ये आपने तीसरी चीज लिख दी है, वे फॉरवर्ड। उसके बाद कंक्लूजन। कोई भी चीज शुरू हुई है तो उसका कहीं ना कहीं अंत होगा। तो लास्ट में आप 2-3 लाइनें जो है इसके बारे में, इस हिसाब से आपने अपने आंसर को टेकअप करना। एक चीज और, कोई भी इशू होता है, कोई भी मुद्दा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हर मुद्दा ग्रे होता है। 0 और 1 के बीच में कई नंबर हैं। इसी तरह से हर चीज के कई एस्पेक्ट होते हैं। उसके पॉलिटिकल भी एंगल है, सोशल एंगल भी है, इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस भी होती हैं, उसका इकोनॉमिकल एंगल भी है। विश्व में कुछ भी घटित होता है उसकी आर्थिक प्रभाव होगा ही होगा। आर्थिक भी होगा, सामाजिक भी होगा, राजनीतिक भी होगा, अंतरराष्ट्रीय भी होगा, उसका मानसिक स्तर पे भी होगा। तो इन सभी चीजों को आपने कवर करना है। जब भी आपने कुछ लिखना है उसमें ये सब घूम के सब कवर होने चाहिए।
ये आपका लिखने का तरीका है। उसके बाद जो आखिरी बात वो ये है, जो भी करना है जीवन में मजबूती से करो। इंसान को अपने अंतरात्मा का डर होना चाहिए और ऊपर वाले का डर होना चाहिए। ठीक है, जवाबदेही दो ही के प्रति होती है। तो जो लिखना है या जो करना है जीवन में वो करना है जो सत्य हो, जो सही हो। ऐसा कुछ नहीं लिखना या ऐसा कुछ आपने पेश नहीं करना जो बिल्कुल देख के ऐसे लगे कि हवा में बात है। जो भी आपका फैसला हो वो तार्किक हो और मजबूती से रखनी है अपनी बात। जो भी अपनी बात कभी भी रखनी है किसी के सामने उसमें तर्क हो और मजबूती हो। अपने आप को कन्विंस आपने कर लिया, बहुत आपने बताना है सामने वाले को, मानना ना मानना ये उसका विवेक है। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीछे आपको लगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दिल्ली या लखनऊ या इलाहाबाद जहाँ भी कोचिंग में कोई आवश्यकता नहीं है। घर बैठे पढ़ाई कीजिए। मोबाइल लैपटॉप वगैरह छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये जो पढ़ाई लिखाई होती है ये इसमें पुश्तों को बदलने की ताकत होती है। आपकी खुद की किस्मत ही नहीं, आपकी पुश्तों की किस्मत बदल जाएगी। अगर आप पीसीएस आईएएस या जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, आपकी पुश्तों की किस्मत बदल जाएगी। ठीक है, तो आपने सोशल मीडिया वगैरह छोड़ दो। कुछ नहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा, कोई नोट फोर्स नहीं आता फेसबुक वगैरह पे, रख दीजिए उसको साइड पे, अकाउंट डिलीट कर दो और बंद कर दो। तपस्या कर लो, 2-3 साल 4 साल जितना भी समय लगता है तपस्या कर लो, बहुत अच्छा परिणाम रहेगा बाद में और आप आगे कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। खासकर मेरा जो बच्चियां हैं उनसे ये अनुरोध है, आप अपने जीवन में आर्थिक तौर पे जरूर आपको स्वावलंबी होना होगा। आर्थिक तौर पे आप स्वावलंबी नहीं होंगे तो समाज जो है ये इतना अच्छा नहीं है। समाज जो वर्ड है इट्स अ क्रूअल प्लेस, समाज जालिम होता है। तो आपको आर्थिक तौर पे स्वावलंबी जरूर बनना है ताकि सामाजिक तौर पे आपका जो स्तर है वो बढ़े और आप बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा बने। इसी के साथ मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।